Assalamu alaikum viewers. My name is Ghulam Nabi Ahmed, and today my topic of discussion is agriculture problems in Pakistan and their solution. तो पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है। आप सबको पता है कि जो एग्रीकल्चर है वो पाकिस्तान की बैकबोन है, ठीक है। इकोनॉमी की बैकबोन पाकिस्तान की वो है एग्रीकल्चर। उसके बाद 70% जो पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ अटैच्ड है। उसके बाद 42.3% जो एम्प्लॉयज हैं वो एग्रीकल्चर से जो है वो अपनी मतलब जो है वो कमाते हैं। 42.3% जो है वो एम्प्लॉयज हैं एग्रीकल्चर के अंदर, मतलब जो लोग हैं उनको रोजगार मिलता है। उसके बाद जो एग्रीकल्चर है वो फॉरेन एक्सचेंज का हमारे पास एक बहुत बढ़िया सोर्स है। एग्रीकल्चर 18.9% पाकिस्तान की जीडीपी में रोल प्ले करती है। उसके बाद कुछ सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर के, उसके ऊपर बहस करते हैं। और वहां जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एग्रीकल्चर सोर्स ऑफ इनपुट भी है। इसके अंदर डिफरेंट जो है वो चीजें आती हैं। इट जनरेट्स ग्रोथ इन अदर सेक्टर्स। एग्रीकल्चर से बहुत सारे सेक्टर जो है वो दूसरे डेवलप हो रहे हैं। लाइक शुगर केन इंडस्ट्री जो है वो शुगर से चलती है, ये शुगर केन से चलती है। उसके बाद जो लेदर इंडस्ट्री है वो लेदर से चलती है। लेदर कहाँ से आता है? वो भी एग्रीकल्चर से आता है। उसके बाद एग्रीकल्चर जो है वो सोर्स ऑफ कंजप्शन भी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम होती है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। उसके बाद फर्टिलाइजर जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, उसका फर्टिलाइजर का इस्तेमाल है एग्रीकल्चर के अंदर। फिर इंजीनियरिंग गुड्स बनती हैं, जितने भी मशीनरी बनती है जो इंजीनियर्स बनाते हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल होती है। उसके बाद एग्रीकल्चर के जो मेन सेक्टर्स हैं वो दो हैं। एक है लाइव स्टॉक का सेक्टर, दूसरा है क्रॉप्स का सेक्टर। अब क्रॉप्स दो तरह की हैं, एक है मेजर क्रॉप्स, दूसरी है माइनर क्रॉप्स। पाकिस्तान के अंदर जो मेजर क्रॉप्स हैं जो समझी जाती हैं, जो ज्यादा कल्टीवेट होती हैं, वो है वीट, शुगर केन, कॉटन एंड राइस। ये वो क्रॉप्स हैं पाकिस्तान के अंदर जिसको हम कहते हैं मेजर कंट्रीब्यूशन है इनका पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर। 34% इनका जो है वो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद लाइव स्टॉक है, फिशरीज है, फॉरेस्ट फॉरेस्ट भी है। जो माइनर क्रॉप्स है पाकिस्तान के अंदर वो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, पल्सीज हैं, मेज है, रेप सीड है, कैनोला है, सनफ्लावर है, बाजरा, मूंग, बीन है, मसूर की दाल है। ये माइनर क्रॉप्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन जो है वो 12.4% तक है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद जो सबसे मेजर फैक्टर है, ये जो सबसे मेजर सेक्टर एग्रीकल्चर के अंदर, वो है लाइव स्टॉक का सेक्टर। लाइव स्टॉक में आ जाती हैं बफेलोज, कैटल, शीप, गॉड्स, कैमल्स। ये वो जानवर हैं जो हमें मिल्क और मीट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद और ऐसे जानवर भी हैं जो इस्तेमाल होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, वो हॉर्सेज हैं, डंकीज हैं और म्यूल्स हैं। अब ये लाइव स्टॉक का जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर वो ऑलमोस्ट 49.1% है। उसके बाद फिशरीज, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर। इसका 1.4% जो है टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर जो है वो पार्ट है। उसके बाद हमारे पास फॉरेस्ट आ जाते हैं। पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 2 से 4% जो एरिया है वो पाकिस्तान का फॉरेस्ट फॉरेस्ट से जो है ना वो लदा हुआ है, या उसके ऊपर फॉरेस्ट कल्टीवेट होता है, या नेचुरल फॉरेस्ट है या आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट का 2.9% एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर रोल प्ले करता है ये। उसके बाद फॉरेस्ट से हमें क्या चीज मिल सकती है? वो है हमें लंबर मिलती है, फ्यूल वुड्स मिलती हैं, मेडिसिन प्लांट्स भी मिलते हैं वहां से। उसके बाद टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सोर्स है, इससे हम लोग जो है वो इकोनॉमी अपनी बिल्ड करते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत सारे जानवरों का हैबिटेट है फॉरेस्ट। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स क्या है पाकिस्तान के अंदर, कि लैंड की क्या अरेंजमेंट्स है पाकिस्तान के अंदर। 3 तरह के अरेंजमेंट्स हैं। एक तो वो लोग हैं जिनकी अपनी जमीन है और वो खुद उसको उसके ऊपर हल चलाते हैं, उसको कल्टीवेट करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो ठेके पे जमीन लेते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं ऑनर काउंट टेनेंट्स। उसके बाद कुछ प्योर टेनेंट्स हैं, मतलब ऐसे जो है ना वो गरीब किसान है जो कुछ मुआहदे के ऊपर जमीन लेते हैं और कल्टीवेट करते हैं और अपने बच्चों का गुजारा गुजर बसर जो है वो करते हैं। उसके बाद जो मेन हमारा फोकस है वो प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है ओल्ड मेथड ऑफ कल्टीवेशन। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर को हम लोग पुराने मेथड से कल्टीवेट करते आ रहे हैं, पुराने मेथड्स के जरिए हम लोग उसको चलाते आ रहे हैं। जो न्यू मेथड्स आजकल आ चुके हैं उनको पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर 2023 में जो नए नए मेथड्स आए हैं, 2023 में जो नए नए तरीके आए हैं, उसके अंदर जो है वो
जो है वो यूज नहीं किया जा रहा, बदकिस्मती ये पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, पाकिस्तान के अंदर जो 70% पॉपुलेशन है वो अटैच्ड एग्रीकल्चर के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर किसान कभी अमीर हुआ ही नहीं है। वो क्यों नहीं हुआ, उसके अंदर में ये सारे प्रॉब्लम जो आपको बताऊंगा वो उसी का ही पार्ट है कि इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो किसान है वो अमीर क्यों नहीं होता। इतने सालों से किसान जो है वो मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर किसान से ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता। मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, मुझे पता है किसान कितनी मेहनत करते हैं और एंड पे उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर, जो मैंने अपनी थ्रू आउट जो है वो डिग्री जो मैंने की है, इसमें जो मैंने प्रॉब्लम्स देखे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, वो मैं आपसे आज शेयर करूंगा। जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो है ओल्ड मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ये मैंने आपको बता दिया क्या है। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, जो किसान उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी जमीन के ऊपर लगा सकें, इन्वेस्ट कर सकें और उससे अच्छी प्रोडक्शन ले सकें। उसके बाद जो तीसरा प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। पाकिस्तान के अंदर कहा यह जाता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर इरिगेशन जो है वो बहुत अच्छी डेवलप हुई हुई है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ इरिगेशन के प्रॉब्लम्स हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर कभी सैलाब आ रहे होते हैं। नंबर 3 जो प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर वो है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। पाकिस्तान के अंदर पानी के चलाने का निज़ाम जो है वो कैनाल, कहीं कैनाल टूट जाती है, कहीं पूरी होती है, कहीं नहीं पूरी होती। मैंने ये ऑब्जर्व किया है पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है वो सैलाब आए हैं। क्यों सैलाब आए हैं ये हुकूमत को सोचना चाहिए। उसके बाद कुछ 6 महीने पाकिस्तान के अंदर ऐसे होते हैं जो पानी मिलता ही नहीं है। ये आप पूछें बलूचिस्तान वालों से, जो बलूचिस्तान में रहते हैं, उनके जानवरों को पानी नहीं मिलता, उनकी फसलों को पानी नहीं मिलता, उनके लिए अपने लिए पीने का पानी नहीं होता। तो ये हिसाब लगा लें गवर्नमेंट किस हद तक किसानों को फैसिलिटेट करती है। उसके बाद जो चौथा प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर वो है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है, लेकिन नवाजने के बाद जो लोगों ने उसको मैनेज करना था वो मैनेज सही तरह से नहीं करते। ठीक है। उसके बाद टोटल कल्टिवेबल लैंड पाकिस्तान के अंदर वो है 79.61 मिलियन हेक्टेयर। ये लैंड है पाकिस्तान के अंदर 29.8 मिलियन हेक्टेयर। ये वो जमीन है जिसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो कल्टीवेटेड लैंड है वो 23.3 मिलियन हेक्टेयर, मतलब तीसरा हिस्सा हम लोग जमीन का उगाते हैं। उस तीसरे हिस्से में उगाने के बाद या उसको कल्टीवेट करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्शन होती है वो आपके सामने है। उसके बाद अन इकोनॉमिक होल्डिंग्स। अन इकोनॉमिक होल्डिंग का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक किसान है, उसके 5 बेटे हैं, 10 एकड़ उसकी जमीन है। जब वो बड़े होते हैं उनको डिवाइड कर दी जाती है, हर किसी को 2-2 एकड़ आती है। उसके बाद अगर आगे हर किसान के बेटे के आगे 2-2 4-4 बेटे हैं तो उनको फिर 4-4 10-10 या 5-5 कनाल आएंगी। तो मतलब ये है कि आगे आगे जमीन जो है वो डिवाइड होती जाती है, और जब वो डिवाइड एंड तक पहुंच जाती है तो वो जो किसान के बच्चे होते हैं वो उसको सही तरह से जो है वो कल्टीवेट नहीं कर पाते, जिससे क्या होती है अन इकोनॉमिक होल्डिंग्स जो है या अन इकोनॉमिक कंडीशन जो है या अन इक्वल इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो डेवलप होती हैं। उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप। इसका मतलब यह है पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं, मतलब उनके पास 1000 तक जमीनें हैं। ठीक है। अब 1000 एकड़ तक जमीनें हैं लेकिन वो किसी को देते नहीं है, वो खाली पड़ी रहती हैं या खुद उगा लेते हैं चीजें। मतलब ये कंसंट्रेशन, कुछ लोगों का जमीन के ऊपर होल्ड है, सबका नहीं है। उसके बाद है इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ इनपुट्स। पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर में जितनी भी इनपुट्स लगती हैं, लाइक फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड स्प्रे हैं, सीड्स हैं, ठीक है, मशीनरी है, वो इनएडिक्वेट है, बहुत कम है जो डेवलप हो रही होती हैं, इसलिए पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम है। उसके बाद है वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। सेमोथोर, कहीं कहीं पाकिस्तान के अंदर ऐसी जमीनें हैं जहां पर पानी खड़ा रहता है पूरा साल, वहां हम फसल उगा नहीं सकते। और कुछ ऐसी भी जमीनें हैं जहां पर पानी जमीन के ऊपर नमकियात आ जाता है, जिसको हम कहते हैं थोर कहते हैं। ठीक है। ये चकवार वाली साइड पर जाएं, इस साइड पे बहुत ज्यादा जमीनें इस तरह की हैं जहां पर सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद सॉइल इरोजन है। पाकिस्तान के अंदर जो नेचुरल कैलेमिटी आती है और सॉइल जब वो अच्छी जमीन होती है ऊपर वाली इसकी जो तय होती है वो कहीं आगे चली जाती है, पानी के थ्रू चली जाती है, विंड के थ्रू चली जाती है, तो वो नीचे से रेत निकलती है जिसके ऊपर अच्छी प्रोडक्शन या अच्छी फसल नहीं उग सकती। ये सॉइल इरोजन पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बल्कि ये तो हर जगह पर है। उसके बाद है नेचुरल कैलेमिटीज, जो मैंने आपको बता दिया, तूफान वगैरह आते हैं तो जमीन की जो अच्छी तय होती है ऊपर वाली वो चली जाती है, आगे चली जाती है। उसके बाद है लैक ऑफ एग्री यूनिवर्सिटीज। एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज जो है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत कम है। पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 70% जो लोग हैं वो
एग्रीकल्चर के साथ अटैच्ड हैं लेकिन इतना नॉलेज नहीं उनके पास, नॉलेज कहाँ से आएगा? जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनेंगी तभी नॉलेज आएगा। उसके बाद है इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देख लेंगे जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर अच्छी सड़कें हैं, छोटे शहरों में अच्छी सड़कें ही नहीं है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर छोटे गांव में होती है, लेकिन उस गांव से जो इनपुट मिलती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है, उसको मार्केट तक लेके आने के लिए अच्छा खासा टाइम और अच्छा खासा पैसा लगता है। उसको लेके आने के लिए भी मशीनरी चाहिए होती है, ट्रैक्टर चाहिए होता है, ट्राला चाहिए होता है, कुडाले चाहिए होते हैं, कुछ ट्रक्स चाहिए होते हैं, लेकिन नहीं मिलते। मिलते हैं तो ज्यादा पैसों पे मिलते हैं। इसलिए जो लोग हैं वो बेचारे फिर लोकल मार्केट्स में अपना सामान बेचते हैं, अपनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बेचते हैं। वहां पर उनको जो पैसे मिलते हैं वो बहुत कम मिलते हैं, जिससे वो अपनी फैमिली का सिर्फ गुजर बसर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बात है वो है नो एनी ट्रेनिंग फॉर फार्मर्स। फार्मर्स के लिए हम लोग कोई ट्रेनिंग नहीं करते। ये चाहिए गवर्नमेंट को कि फार्मर्स को प्रॉपरली ट्रेन करें, उनको बताया जाए ये सीड्स होते हैं, ये टेक्निक्स होती हैं, हर 6 माह बाद उनकी ट्रेनिंग करवाई जाए, उनको पता चले कि कौन कौन सी एग्रीकल्चर के अंदर आजकल रिफॉर्म्स आ चुकी हैं और उनको हमें यूज करना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इम्प्रॉपर एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। रिसर्च भी पाकिस्तान के अंदर या रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर रिसर्च भी इतनी ज्यादा नहीं है। एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज बहुत कम है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च भी बहुत कम है। उसके बाद लैक ऑफ अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशंस। मैंने भी ये बात बड़ी ऑब्जर्व की है कि अगर जो किसान है उनको कुछ नहीं बचता तो वो क्यों करते हैं, किसान कोई और पेशा क्यों नहीं अपनाते? तो जब मैं उनसे ये बात करता हूं तो वो कहते हैं हमें इसके सिवा आता ही नहीं है। बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मतलब अगर आपको एग्रीकल्चर से कुछ नहीं बच रहा तो आप ये काम छोड़ दें, कोई और काम कर लें, लेकिन वो ये छोड़ते भी नहीं है। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि उनको कोई और काम आता भी नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इस तरह की ट्रेनिंग नहीं की जाती किसानों की कि उनको ये बताया जाए कि अगर आपको ये काम नहीं आता, अगर आपको इस काम से मुनाफा नहीं हो रहा तो आप कोई और काम कर ले। तो इस तरह की ये एक बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान के अंदर किसानों के लिए। उसके बाद लो स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी ये प्रॉब्लम मैंने आपको बताए हैं, सीड अच्छा नहीं मिलता, फर्टिलाइजर अच्छे नहीं मिलते, इनपुट्स अच्छी नहीं मिलती, मशीनरी अच्छी नहीं मिलती, जब ये सारी चीजें अच्छी नहीं होंगी तो एंड पे जो प्रोडक्शन होगी एग्रीकल्चर की वो बहुत ही कम होगी। उसके बाद किसान जो पैदा करता है बेचारा वो अपनी फैमिली के ऊपर लगा देता है। इतने उसके पास प्रोडक्शन वसाइल नहीं होते कि वो उससे अपनी जायदाद बना ले, अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी तक पढ़ा सके, ठीक है, या उनको एक अच्छा नॉलेज वो दे सके। वो बेचारे सिर्फ इतना प्रोड्यूस करते हैं कि उनकी फैमिली का गुजर बसर हो जाता है। अब इन सब चीजों से हम कैसे बच सकते हैं, इसके मैं अब आपको सोल्यूशन बताता हूँ। सोल्यूशन क्या है? जो सबसे पहला सोल्यूशन है पाकिस्तान के अंदर वो बनाना चाहिए डैम्स की डेवलपमेंट। डैम बनने चाहिए ताकि पाकिस्तान को हम खुश्की से भी बचा सकें और पाकिस्तान को हम फ्लड्स से भी बचा सकें, ताकि प्रॉपर यूज ऑफ वाटर हो, जब चाहिए जरूरत हो हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो जरूरत है वो है डैम्स की। उसके बाद बैंक लोन्स। जो पाकिस्तान के अंदर बैंक्स हैं वो किसानों को लोन प्रोवाइड करते हैं, बट उनसे हाई रेट्स पर चार्जेस लेते हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट उनका ज्यादा होता है। तो किसान जो है वो बेचारे, उनको फसल लगानी होती है, वो अपनी प्रोड्यूस सेल करते हैं, उनको फसल लगानी होती है, हाई इंटरेस्ट पर भी वो कर्जा लेते हैं, लेकिन इसीलिए तो किसान कहते हैं ऊपर नहीं आ रहे। तो जो बैंक्स हैं उनको चाहिए कि इंटरेस्ट जो है ना फ्री लोन दें पाकिस्तान के जो किसान हैं उनको। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ा रोल है वो है हमारी गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट अगर इस चीज को ऑन करे तो बैंक्स जो है वो विदाउट एनी इंटरेस्ट लोन्स दे सकते हैं। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है सब्सिडीज। गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो फार्मर्स हैं उनको सब्सिडाइज किया जाए, उनको जो सपोर्ट प्राइस होती है उसको फिक्स किया जाए। सपोर्ट प्राइस इतनी फिक्स हो कि जितना भी खर्चा आया किसान का उस खर्चे को निकाल के उसको कुछ ना कुछ बचे। इस तरह की सपोर्ट प्राइस हो। ये ना सपोर्ट प्राइस हो कि जब किसान खाद लेने के लिए जाए उसको 15,000 रुपए की डीएपी की एक बोरी मिले, और जब उसकी प्रोड्यूस पैदा हो, जब उसकी पैदावार पैदा हो तो जनाब फिर आप कहेंगे 2,000 रुपए गंदम मन एकड़ है, मत गंदम मन जो है वो गंदम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसान बेचारा तो एंड पे डूब गया। तो मतलब ये है कि एक बैलेंस रखना चाहिए हर चीज के अंदर कि किसान कितना खर्चा कर रहा है अपनी फसल के ऊपर, खर्चा निकालने के बाद किसान को बचता क्या है। इस तरह की चीजों को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज अपनानी पड़ेंगी। मेरा ख्याल यह है कि गवर्नमेंट को इस चीज का पता ही नहीं है
कि किसान कितना मेहनत करता है और कितना उसको मिलता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 4 सालों से। उसके बाद जो मेन चीज है वो है फर्टिलाइजर। पाकिस्तान के अंदर, यकीन करे मुझे दुख होता है, पाकिस्तान के अंदर जो किसान है वो इतने पीसे जाते हैं। अभी हाल ही के अंदर जब गंदम को पहला पानी लगाना होता है, उसके लिए यूरिया खाद चाहिए होती है और डीएपी पहले चाहिए होती है। जब डीएपी की जरूरत थी, डिमांड थी, उस वक्त पाकिस्तान की मार्केट से गंदम वो गायब थी डीएपी। जब गायब थी तो क्या हुआ, ब्लैक में मिली, 15,000 रुपए पर बोरी मिली है। एक बोरी जो है, बैग जो है वो 50 kg का होता है। गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो भी इसी के अंदर मेरे ख्याल में इन्वॉल्व होते हैं। अगर वो इन्वॉल्व ना हो, वाकई से वो शफाफ तरीके से काम करें, जो किसान बेचारे उनको 15,000 रुपए की जो बोरी मिलती है तो वो कम रेट्स पे मिले। अगर वो किसानों को वाकई सब्सिडाइज कर रहे हैं तो 15,000 रुपए की बोरी मिली, उसकी डिमांड खत्म हुई, उसके बाद अगला पानी लगाते हैं, यूरिया खाद चाहिए होती है पहले पानी पे, दूसरे पानी पे भी। अब यूरिया खाद जो 1400 रुपए की थी, 3200 रुपए की मिलती रही है अभी किसानों को। तो आप अंदाजा लगाएं किसान बेचारा क्या करे। अगर उस वक्त वो यूरिया खाद नहीं लगाता तो गंदम का टाइम गुजर जाएगा और गंदम की प्रोडक्शन नहीं होगी। जब हर किसान इस तरह से बेचारा पीसीजेगा, एक फिल्टर से निकलेगा, तो एंड पे उसकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी। अगर वो उस वक्त खाद नहीं लगाता फिर भी मरता है, लगाता है फिर भी मरता है। मतलब ये किसानों के लिए बहुत बुरी खबर होती है उस वक्त जब वो बेचारे खाद को लेने जाते हैं मार्केट से, स्प्रे लेने जाते हैं। तो उसके बाद मॉडर्न मशीनरी, पाकिस्तान के अंदर जो मॉडर्न मशीनरी है वो अभी तक नहीं आई। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो अपनी मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न मशीनरीज लेके आ गए हैं और अपने किसानों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, और किसान भी खुशहाल और पाकिस्तान उनका जो कंट्री भी खुशहाल होते हैं। उसके बाद फिक्स प्राइस, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी प्राइस को फिक्स करे जिससे किसानों का खर्चा भी बचे और उनके बच्चों को कुछ ना कुछ रिजक भी मिले, ताकि उनके बच्चे पढ़ सकें, डेवलप हो सकें और आगे मूव कर सकें। उसके बाद है फार्मर ट्रेनिंग करवानी चाहिए। हर जगह पर, तहसील लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, फार्मर्स की ट्रेनिंग करवानी चाहिए। उनको ये बताया जाए कि रोटेशनल क्रॉप्स क्या होती हैं, उनको नॉलेज जो है वो दिया जाए। उसके बाद गवर्नमेंट शुड डू लैंड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लैंड को रिफॉर्म्स करे, उसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स लेके आए ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो, ताकि लोग जो है वो खुशहाल हो सकें। उसके बाद मैकेनाइज्ड इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी आप लोगों ने सुना हुआ है, जिसमें पानी की कंजप्शन कम होती है और रूट्स जहाँ होती हैं सिर्फ उस जगह पर पानी लगता है, इससे पानी की खपत बहुत कम होती है। तो मैकेनाइज्ड इरिगेशन सिस्टम जो है वो डेवलप होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो एग्रीकल्चर को हम ले सकें। उसके बाद एक और चीज, वो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो छोटे छोटे मतलब इलाके हैं, जैसे कि दीपालपुर है, वहां पर एक रोड है, हवेली लखा से लेकर दीपालपुर तक एक ऐसा रोड है जो 30 किलोमीटर का रोड है। यकीन करें जहां से भी वो लोग गुजरते हैं जो उस इलाके के हैं, मैं भी उस इलाके का हूँ, जब वहां से लोग गुजरते हैं तो वो तौबा तौबा करते हैं। पाकिस्तान के अंदर उकाड़ा एक ऐसा इलाका है जहां पर मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज होती है। मतलब ये एक बड़ी फर्टाइल जो है वो पट्टी है, उकाड़ा साहिवाल, ये पाकपतन वाली। लेकिन वहां पर अच्छे रोड्स नहीं है। रोड्स अगर होंगे तो लोग बड़ी बड़ी मंडियों में, बड़ी बड़ी मार्केट्स में अपनी चीजें लेके आएंगे, सेल करेंगे, उनको मुनाफा होगा। वो क्या करते हैं, रोड्स है नहीं, वो उसी जगह पर अपनी चीजें बेच देते हैं जहां पर वो पैदा करते हैं, तो वो फिर लेते हैं बड़ी सस्ती। इस तरह से किसानों को जो है वो मुनाफा नहीं होता। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।